नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज मैं गुरुग्राम के सेक्टर 37C इलाके में हूं, जहां 10,000 से अधिक फैमिलीज़ रहती हैं। ज़्यादातर प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं यहां, जो पिछले 3 से 4 वर्षों में लोग ऑक्युपाई कर रहे हैं फ्लैट्स में। अब यहां निवास करना उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि बिल्डर्स और गवर्नमेंट के बीच में जब लाइसेंस देने की बात आती है तो सभी प्रकार की जो एमिनिटीज़ है, बेसिक एमिनिटीज़ है, उसे समय पर मुहैया कराने की बात की जाती है, वायदा किया जाता है और इस प्रकार के एग्रीमेंट्स भी होते हैं। लेकिन आज हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उन वायदों पर अमल किया गया है या फिर उसको लेकर अब भी हिच बरकरार है, लोग परेशान हैं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं। और हमारे साथ आवर होम्स सोसाइटीज़ है और एम्पेरिया स्पेरा है, ILD सोसाइटीज़ से हैं, तक्षशिला हाइट्स से और करोना ऑप्टस जो सोसाइटीज़ है, ये प्रमुख सोसाइटीज़ हैं यहाँ, जहाँ हज़ारों लोग अभी रह रहे हैं। उनसे हम जानेंगे, उनके RWA के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह 5 साल कैसा उनका बीता, क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव भी आने वाला है। इसी साल में जून जुलाई के आसपास चुनाव होना है और उसकी जो नगर निगम की वार्ड बंदी की नई प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, नई वार्ड बंदी की। ऐसे में बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार की उम्मीदें भी हैं कि आखिर वो किस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं और किस प्रकार की असुविधाओं का वो वर्तमान में सामना कर रहे हैं। बहरहाल मैं अब रुख करता हूँ RWA के प्रतिनिधियों की ओर से। जी, आपका शुभ नाम? मैं सतवीर सिंह, RWA अपेक्स और होम के प्रेसिडेंट जी, सतवीर यादव जी। तो आपका 5 साल कैसा बीता? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी समस्याएं सुनने के लिए यहां पर आए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर हमारे को कितनी लोकल समस्याएं हैं। हमारे यहाँ पे तकरीबन 10,000 फैमिली जो रह रही हैं 37C के अंदर, जिसमें 4-5 सोसाइटी हैं जिनका नाम हमने अभी चौधरी साहब ने बताया है। और जो हमारे नीचे वाले सेक्टर के मकान हैं, किसी के भी लिए यहाँ कोई भी सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधा नहीं है, जैसे कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सीवर लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बरसाती नाले नहीं है, बरसाती नाले, स्ट्रीट लाइट नहीं है। और जो भी यहाँ समस्याएं खड़ी हैं वो सभी MCG की तरफ से हैं, क्योंकि MCG के अधिकारी आकर के यहाँ पर कोई भी काम करवाना उचित नहीं समझते। रोड में गड्ढे गिरे हैं जगह जगह पे और हमने कई बार यहाँ हुड्डा के जो JE साहब हैं उनको भी मैंने अप्रोच किया एज ए RWA प्रेसिडेंट, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमारे को। और क्या MCG और जब आप हुड्डा के अथॉरिटी से आप मिले तो क्या रिस्पांस, क्या कहा जाता है, क्यों नहीं यहाँ बेसिक एमिनिटीज दी जाती है? सर, उनमें खुद आपस में डिस्प्यूट है। जब हम हुड्डा वालों को बोलते हैं तो हुड्डा वाले बोलते हैं ये एरिया हमारे अंडर में नहीं है। जब MCG को अप्रोच करते हैं, MCG बोलते हैं हुड्डा वाले अधिकारी करेंगे। इस बीच में हम जो स्थानीय लोग हैं वो इस चीज़ के बीच में पिस रहे हैं। लेकिन आपने तो बिल्डर्स से जो फ्लैट्स खरीदे हैं, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर्स की भी होती है, क्योंकि आपसे EDC उन्होंने लिया होगा NOC के दौरान, तो वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो जो क्लेम करते हैं कि ये सारी एमिनिटीज़ हम देंगे, तो उस पर कुछ अमल नहीं हो रहा है, वो उनकी और गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कोई बैठक नहीं होती उनकी? सर, मैं खुद बिजली मंत्री से मिला हूँ इस मामले में, और हमारा जो बिल्डर है उसको मैं बिजली मंत्री श्री रणजीत चौटाला जी यहाँ पे गुरुग्राम में आए थे और उस मीटिंग में मैं भी गया था और मेरे RWA के मेंबर भी थे 2-3 जो अभी यहाँ पे बैठे हैं, मिस्टर रवि और रेखा जी बैठी हैं। हम सब मिले थे, हमारे बिल्डर को लेके गए थे। बिल्डर बोलता है कि हमने जो सिक्योरिटी जमा करनी थी, कनेक्शन के लिए जो अप्लाई करना था, वो उसके पास रिसिप्ट है और वो बोलते हैं हमने जमा किया हुआ है। उनका आपस में इशू है। सरकार बोलती है आपको 33 kV से कनेक्शन मिलेगा और डिपार्टमेंट बोलता है, बिल्डर बोलता है कि हमें 11 kV से कनेक्शन दे दीजिए। तो उन दोनों के आपस में डिस्प्यूट है और अभी फिलहाल ये मैटर कोर्ट के अंदर है। अच्छा, दूसरा, तो कोर्ट से अभी ये फाइनल नहीं हुआ? नहीं, एक कोर्ट में नीचे हेयरिंग हो गई है, जो लोअर कोर्ट है उसमें डिपार्टमेंट हार गया है और बिल्डर जीत गया है। अभी उसमें ऑप्शन है वो हायर कोर्ट जा सकता है डिपार्टमेंट। इसको तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारे पास क्या ये हरियाणा इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये मैटर डिस्प्यूट हुआ है? जी हुआ है और हमारे पास पेपर भी हैं उसके। जो
है और अगर हरियाणा सरकार ही उनके डिसीजन को नहीं मानेगी तो इसका क्या क्या कारण हो रहा है कि क्यों डिपार्टमेंट को हेजिटेशन है या हिचकिचाहट है कि यहाँ 33 केवीए हो या 11 केवीए हो, क्यों नहीं कनेक्शन दिया जा रहा है? सर इसके बारे में टेक्निकली तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है। डिपार्टमेंट जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने इनसे बातों बातों में पता किया है, जो हमने सीखा है, ये बोलते हैं कि हमारे पास 11 केवी का इंफ्रास्ट्रक्चर 37C के अंदर नहीं है, इसलिए हम इनको 11 केवी से कनेक्शन नहीं दे सकते, 33 केवी से कनेक्शन देना पड़ेगा और जो कि सेक्टर 82 के अंदर अवेलेबल है वहाँ से हमें कनेक्शन लाना पड़ेगा। उसके लिए बिल्डर को बैंक गारंटी देनी होगी। उसके एवज में बिल्डर बोलता है कि हमारे जो लाइसेंस हैं वो 2012 के हैं और सरकार ने जो नया रूल पास किया है ये 2017 में पास किया है, हमारा लाइसेंस उसके अंदर कवर नहीं होता। सर इनके आपस में दोनों के डिपार्टमेंट के और बिल्डर के ये चल रहे हैं, लेकिन हमारे को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हम लोग बीच में पिस रहे हैं। आखिर ये बताइए कि ये जो समस्या है सरकार और उसके बीच में, जनता को कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार का कई मामलों में निर्णय दिया हुआ है कि बेसिक एमिनिटीज से आप किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। क्या कारण है, क्यों इस प्रकार के वायलेशंस या इस प्रकार के कानून का उल्लंघन यहाँ की अथॉरिटी करती है? सर देखिए, मैं यहाँ अवर होम्स का निवासी हूँ, योगेंद्र सिंह, और मुझे यहाँ शिफ्ट हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो जो 2 साल में मैंने महसूस किया है वो ये है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं जो प्रशासन और बिल्डर की तरफ से मुहैया करानी थी वो आज मिसिंग है। तो उसका क्या कारण है, किस वजह से वो हमें नहीं दे पा रहे हैं? यहाँ तक कि जो ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए वहाँ एक स्लम की तरीके से है। तो हमें अपनी सोसाइटी में घुसते टाइम हमें खुद ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम किसी स्लम में जा रहे हैं और यहाँ पे गंदगी, यहाँ पे मच्छर, डेंगू और ये सीवेज का पानी बाहर आना सड़क पे, ये रोज़मर्रा की समस्या हो गई है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? सर लगभग 2 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पर, और ये मैं ही नहीं, यहाँ पे हमारे हजारों ऐसे निवासी हैं जो इन समस्याओं से निरंतर जूझ रहे हैं। लगभग कितनी बार आपने एमसीजी और हुडा का चक्कर लगा लिया? सर हमने कम से कम 4 से 5 बार हम टाइम टू टाइम कंसर्न अथॉरिटीज़ में मिल चुके हैं और हम अपनी समस्याएं रख चुके हैं। तो उसका हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक उसका ग्राउंड पे कुछ हमें समाधान नहीं दिख रहा। क्या कभी आपने नगर निगम के किसी अधिकारी से मिलकर वार्ड बंदी में या उस हदबंदी में लाने की दिशा में कभी आपने कोई रिक्वेस्ट किया? आरडब्ल्यूए की ओर से कुछ ऐसी बात आई? सर हमारी आरडब्ल्यूए की तरफ से माननीय सतवीर जी की तरफ से ये बात हुई थी, तो उसमें ये कहा गया कि अभी ये क्लियर नहीं है कि ये किस वार्ड में है। तो ये भी एक असमंजस है कि अब या तो ये समझ लीजिए कि हम लोग एक ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं जहां हम यह भी नहीं निर्णय ले पा रही प्रशासन कि ये वार्ड में है कि नहीं है। मतलब कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि यहाँ हज़ारों फैमिली, 10,000 से अधिक फैमिलीज रह रही हैं और इस इलाके की ये 10,000 फैमिलीज ये बताने की स्थिति में नहीं है, यानी उस परिस्थिति में नहीं है कि ये नगर निगम के अधीन है भी या नहीं है, गुरुग्राम के निवासी हैं भी या नहीं हैं, और इसी कारण से इन्हें इस सुविधाओं से वंचित अभी तक रखा जा रहा है और ये ऑसिलेट कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल दोलन हो रहा है, इधर से उधर वॉन्डरिंग कर रहे हैं, इधर इधर। हमारे साथ महिला प्रतिनिधि भी हैं यहाँ इस सोसाइटी से। जी सर ये हमारे माननीय रवि वत्स जी हैं, उन्होंने इन समस्याओं को सर सीएम विंडो पे भी उजागर किया है। तो वो समस्याएं ये एकदम अचानक नहीं है, ये लगभग 2 या 3 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं। तो सीएम विंडो से क्या रिस्पॉन्स आया? तो सीएम विंडो से वो कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया बिना उनको बताए कि या पूछे या उनसे बात करे कि भाई ये समस्याओं का ग्राउंड पे कुछ समाधान हुआ भी है कि नहीं। ये कब सीएम विंडो पे कब किया? तो सर ये सीएम विंडो पे 2019 में और 20 में 21 में किया गया है। तो उसका लिखित में जो है वो पूरा ब्यौरा है। मगर उसमें तो ये बात कही जाती है कि सीएम विंडो, सीएम साहब खुद ही अभी 4 दिन पहले भी युवाओं के साथ वो वार्तालाप कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमने जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप किया है तो उसमें जो भी रिस्पांस आता है हम उस अधिकारी को, और जब तक कि वो शिकायत का निवारण नहीं हो जाए ग्राउंड पर, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाए जो कंप्लेनेंट हैं, तब तक हम इसको बंद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि कथनी और करनी में कुछ अंतर है। मैं जो आरडब्ल्यू से महिला प्रतिनिधि है मैं उनसे जानना चाहता हूँ। जी आपका नाम? मेरा नाम रेखा है, मैं आरडब्ल्यू की मेंबर हूँ। किस सोसाइटी में है? मैं एपेक्स अवर होम में ही हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये हम सतबीर जी ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिस्कस करी है।
तो इस चीज़ के लिए जो आपने अभी इन्होंने बताया कि सीएम विंडो पे, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी जो कंप्लेंट गई और वो फिर वहीं की वहीं ब्लॉक कर दी गई, उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं भी यहाँ पे मुझे भी 3 साल हो गए रहते हुए, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम लोग भी जूझ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के रोड्स आए दिन बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं और ये सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे जैसे किसी सोसाइटीज़ में एमसीजी की तरफ से लोग सफाई वगैरह करने के लिए आते हैं रोड्स की, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे यहाँ डेली एमसीजी के वर्कर आएँ और वो सफाई करें या ऐसा कुछ है। तो उसके लिए हमारे जो सतबीर जी हैं और हम सब मेंबर मिलके एमसीजी में दफ्तर गए, उन लोगों को रिक्वेस्ट भी करी है। तो अभी तक हमारे लिए मतलब आपने कब यहाँ फ्लैट ऑक्युपाई किया? मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए। 3 साल, यानी 3 साल से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है? कोई परिवर्तन नहीं है। जो भी कुछ है हम लोगों ने मिलके, अगर जो अपनी सोसाइटी के लिए जो ठीक लगा वो हम सब लोगों ने मिलके किया। बाकी बाहर की गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है कि अगर हमारे लिए बाहर जैसे कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि रोड्स की क्लीनिंग के लिए या रोड ठीक करने के लिए कोई हमें ऐसी सुविधा नहीं दी गई। 3 साल पहले भी यही हाल था यहाँ पे और अब भी यही हाल है। मतलब खुद के खर्चे पर अभी आप अपनी स्थिति को अनुकूल करने की बात सोच रहे हैं। आप किस सोसाइटी से हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं इम्प्रेस फेरा से हूँ जी। क्या वो कौन सी बेसिक एमिनिटीज़ है जिसको लेकर के आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सेक्टर 37C में कोई सीवर लाइन की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। किसी सोसाइटी में पानी नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी समस्या सब है। जो बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो किसी को नहीं मिल पा रही। यहाँ पे सेक्टर 37 वाले सफ़र कर रहे हैं। रोड की समस्या है, ज़्यादा गड्ढे हैं। अभी कोई घर बनाता है तो उसमें रोड तोड़ देता है, तो रोड उसकी वजह से गड्ढे हो जाते हैं, वो गड्ढे कवर नहीं हो पाते। पूरी रोड सेक्टर 37 की जो वहाँ से लेके क्या नाम अपना बसई इंक्लेव या जो स्कूल है अपना कौन सा ये एल्पाइन स्कूल, वहाँ से वहाँ एंट्री करते हैं तो आपको इतने बड़े गड्ढे, इतने बड़े पत्थर मिलेंगे। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो वहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। लोग वहाँ से धक्का लगाओ या फिर टोचन करो या फिर क्रेन से मंगाओ, वहाँ पे बड़ी समस्या है। वहाँ पे कुछ जो गाड़ियाँ पास होने का सिस्टम भी नहीं बनाया गया। लेकिन जब इस प्रकार के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट्स में जब लोग ऑक्युपाई करते हैं और आप जैसे जब आपने यहाँ गृह प्रवेश किया होगा, तो क्या उस वक्त आपने इस बेसिक एमिनिटीज़ के बारे में बिल्डर्स से बातचीत नहीं की कि क्या ये चीज़ें कब तक हो जाएंगी और अभी क्यों नहीं हुआ? जब हम शिफ्ट कर रहे हैं और अब आप मुझे फ्लैट तैयार करके और पोजीशन दे रहे हैं, तो उससे पहले ये सारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? बिल्डर से जांचा जाता है कि हमने सारी चीज़ एप्लीकेशन डाली हुई है और बहुत जल्दी हो जाएंगी। जो पहले जैसे लाइट नहीं थी, हमारे पास जनसेट से काम करता था, मगर अभी लाइट उन्होंने दी हुई है, हमें परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी लाइट दी हुई है हमारे को। उसके बावजूद हमने कंप्लेंट उनकी डाली कि हमें परमानेंट लाइट चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने यहाँ पे केवी वो सिस्टम बना रहे हैं अपना। और 30 जैसे सतवीर जी ने बताया कि वो पूरी सोसाइटी या पूरी सेक्टर 37C के लिए अलग से लाइन आएगी, तो वो सारे बिल्डर इकट्ठा होकर ही उसको पेमेंट देंगे, फिर वो डिपार्टमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और हमें कहते रहते कि हमने कार्रवाई की हुई है, पेमेंट जमा करी हुई है, मगर अभी कुछ नहीं है वहाँ पे। लेकिन सतवीर जी, जो बिजली की व्यवस्था जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने टेम्प्रोरी दी हुई है, ये क्या मैकेनिज्म काम करता है? क्या बिल्डर आपसे बिल वसूलते हैं या फिर आप एक कंज्यूमर के रूप में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को या DHBBN को आप बिल पे करते हैं? सर, हम बिल्डर को बिल पे करते हैं। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर तो लगी है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर डोमेस्टिक नहीं है, वो कॉमर्शियल है, तो उसके रेट ज़्यादा हैं। उस जैसे 1 यूनिट का रेट आता है 8 रुपये 9 रुपये, उसमें कुछ तो बिल्डर वहन करता है और 7.5 रुपया पर यूनिट हम पे करते हैं। तो हमारे यहाँ बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर 37C के अंदर किसी भी सोसाइटी में नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सीवर लाइन का भी बहुत बड़ा इशू है। सारी सोसाइटियों का पानी टैंकरों से उठता है कि ये कब तक उठेगा, कितने दिन तक ऐसे चलेगा? टैंकरों से तो बहुत एक्सपेंसिव है। अभी तो बिल्डर वहन कर रहा है, कल को बिल्डर का टाइम हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, तो हम लोगों के बस का नहीं है उसको वहन करना। इस बारे में मैंने बिल्डर से बात की थी कि भी सरकार के अधिकारियों को आप क्यों नहीं प्रेशर बनाते? हम जाते हैं तो सुनते नहीं है, वो बोलते हैं कि अपने बिल्डर को लाओ। तो आपने जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट के पैसे हैं वो सरकार में जमा किए हैं कि नहीं किए हैं? तो हमारा बिल्डर बोलता है आप आइए, रसीद देखिए, हमने पूरा पैसा जमा किया है सरकार के अधिकारियों को, तभी हमें ओसी मिली है, नहीं तो ओसी मिलती ही नहीं नॉर्मली ऐसे। तो डिपार्टमेंट, एमसीजी, हुड्डा, वटेवर जो भी हैं, उनको पूरा डेवलपमेंट का पैसा मिला हुआ है और वो उस पैसे को डकार गए हैं और सुविधाओं के नाम पे नाम मात्र कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या ये इस इलाके को इस तरह से जो लावारिस छोड़ रखा है,
इसमें बिल्डर्स की अपनी खुद की कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनफेयर मीन्स होती हैं अपना खुद का लाभ लेने का, जैसे मेंटेनेंस चार्जेज होते हैं जिस तरह से, क्या उस प्रकार की वसूली को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं? इस कारण से बिल्डर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटी के बीच में एक नेक्सस है जिससे आप लोग सफ़र कर रहे हैं? मैं तो इतना नहीं जानता जी, अपने प्रधान जी हैं, मैं तो यहाँ 1 साल से आया हूँ, तो मैं तो इतना ही जानता हूँ जी, एक आम आदमी हूँ, कि यहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं और आसपास में झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी हैं। यहाँ हमारी दीवार के पास में एक मदर डेयरी खोल रखी है, भैंसें और गंद फैला रखा है। हमें जब हवा इधर की चलती है तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मच्छर फैलते हैं, गंदगी है और आसपास में जितनी गंदगी पड़ी है, यहाँ कॉलोनी वाले आते हैं, बाथरूम करके जाते हैं, बहुत बदबू आती है। और इधर हमारे एक जो पानी है सीवर का, किस सोसाइटी में आप हैं? अपेक्स और होम्स से हूँ मैं। तो हमारा एक यहाँ जो गंदगी का पानी है वो टैंकरों से अंदर से ही आता जाता है और जब ये पानी टैंकर में लोड होता है तो बहुत ज़बरदस्त बदबू आती है हमारे को। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ जी। तो यहाँ जो सीवर की व्यवस्था है वो क्या डिस्पोजल टैंकर से होता है? हाँ जी, यहाँ जो भी डिस्पोजल है वो सब टैंकर से होता है, टैंकर वाले ही चलते रहते हैं। जी जी जी। हाँ, मैं इम्पीरिया एस्फरा से बोल रहा हूँ कि जो भी सीवर के पानी का डिस्पोजल होता है वो सब टैंकरों से ही किया जाता है। और ये जो है कभी कभी क्या बारिश हुई, कुछ हुई तो ये अंदर पता नहीं चलता कहाँ से वो सब सड़कों पे भी डल जाता है रात बेरात। अब ये पता नहीं चलता किसने डाल दिया, वो कहता हमने नहीं किया, वो कहता हमने नहीं किया। और इसकी वजह से बहुत गंदगी रहती है और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। मतलब डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है तो इस कारण से लोग जहां मर्जी वहां ही वेस्ट को वो बहाते हैं या सड़क पर डालते हैं, इस तरह से इस प्रकार की। क्या कभी कंप्लेन जब आप करते हैं अथॉरिटीज़ से तो वो लोग, क्योंकि अब तो नगर निगम में इस प्रकार की व्यवस्था भी है तात्कालिक, अगर रेन वाटर भी अगर आपका चौक हो रहा है कहीं से और अगर बारिश का पानी भी अगर कहीं खड़ा हो रहा है तो उसको भी उठाने के लिए तत्काल वहाँ से ट्रैक्टर और वो उस तरह की वो टैंक भेजते हैं, ऐसी व्यवस्था नगर निगम में है। इस प्रकार की शिकायतें कभी की आपने? जी, मैं रवि कुमार छापला और हम फेज़ 2 से हूँ। और जैसा कि आपने डिस्पोजल के बारे में पूछा तो हमारा तो बिल्डर से है सर। हम बिल्डर को ये कहते हैं कि सीवरेज कनेक्शन करवाइए। अथॉरिटी तक हमारे कुछ लोग पहुँचे हैं, जो सोसाइटी वर्किंग कमेटी या आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है वो लोग गए हैं, कंप्लेंट की है, डीटीपी ऑफिस में भी कंप्लेंट की है। बट हमारी पहुंच तो बिल्डर तक है कि बिल्डर को हम ये कह सकते हैं कि भाई सीवरेज कनेक्शन कराओ, ये जो टैंकर से पानी जो बाहर आप छोड़ रहे हो इसका जो अतिरिक्त बाहर है वो हमारे रिहायशियों पर पड़ रहा है। तो अभी तक तो इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, बस ये आश्वासन दिया जा रहा है कि शीघ्र ही कनेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी बहुत, जैसे रिहायशियों ने बताया, ऐसी बहुत समस्या है सर। क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप फेस कर रहे हैं जो कि होना चाहिए था, जो बिल्डर ने आपसे वायदे किए थे? सर, अगर मैं एक्सटर्नल और इंटरनल 2 चीज़ों की बात करूं तो बाहर सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, इन सब चीज़ों से हम अभी मतलब वंचित हैं। और इंटरनल कुछ सुविधाएं ऐसी है जो उन्होंने समय पर देनी चाहिए थी, जिस समय पोजीशन दिया था, बट अभी तक उन्होंने नहीं दी है। जैसे पार्क बनाना है या नीचे पार्किंग अलॉटमेंट है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें अभी भी पेंडिंग पड़ी है। तो बाकी हमारे अन्य रिहायशी हैं वो आपको इस बारे में अवगत कराएंगे। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनका नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड रहता है और सहयोगात्मक रवैया ऐसा दिख रहा है जो सभी लोग बता रहे हैं इस तरह का। तो कुल मिलाकर के अगर हम 5 साल के नगर निगम के कार्यकाल को का अगर आकलन करें तो आपका क्या कहना है उसमें? सर, ये जो एरिया हैगा 37, मेरा नाम यशपाल है, मैं आवर होम फेज़ 2 से हूँ। जो ये सारा का सारा एरिया हैगा ये 5 साल के अंदर जो है खाली मकानों को ही डेवलप किया गया, सड़कों को बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने। यहाँ बसई चौक से लेके कोरोना ऑप्टस से लेके नारायणा से लेके फेज़ 1 और फेज़ 2 आवर होम, इतनी सड़कें खराब हैंगी कि हमारा चलना दूभर हो रहा है यहाँ पर। लेकिन एमसीजी का आदमी कोई भी यहाँ पर आके देखने को तैयार नहीं है, ना ही कोई हुड्डा का आदमी यहाँ पर आके देखने को तैयार रहेगा। अगर हम इधर पटौदी रोड से आते हैं तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कभी भी हमारा स्कूटर गिर जाता है। एक बार तो मैंने रवि जी को दिखाया भी था कि मैं सड़क के ऊपर गिरा पड़ा था और गिरते ही मेरे सारे के सारे कपड़े भी खराब हो गए और ऐसा गड्ढा था, वो गड्ढे के अंदर ही मेरा स्कूटर फंस गया। मैं तो बड़ा परेशान हो गया इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इतना पैसा दिया
मतलब मकान खरीदने के लिए, मकान खरीद के आज मुझे वो मूल मतलब जो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही। जगह जगह झोपड़पट्टी लगी हुई हैंगी, जगह जगह देखो दुकानें खड़ी हुई हैंगी। ये नहीं पता कि ज़मीन है किसकी। हम लोग जाके बोलते हैं तो वो कहते हैं हम आएंगे, डीटीपी आएगा या एमसीजी के आदमी आएंगे। आज तक अभी कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकला इस चीज़ का। कुल मिला के करोड़ों रुपए लगाकर व्यक्ति और एक ऐसे इलाके में बसना चाहता है जहां सोचता है कि हमारे मनोनुकूल सारी सुविधाएं हो, खास करके आधारभूत जो संरचनाएं हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ है जिसकी बात अक्सर की जाती है। देश के प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं कि हम लोगों के जीवन में ईज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुविधा संपन्न जीवन है व्यक्ति यहाँ जी सके। मगर यहाँ करोड़ों रुपए का फ्लैट्स खरीदने के बाद भी लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं या फिर आप एक इंटरनेशनल सिटी में रह रहे हैं, जैसा कि यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के राजनेता और मंत्री लगातार दावे ठोकते रहते हैं? सर, मेरा नाम मान सिंह है और मैं फेज 1 का निवासी हूँ। मैंने 2013 में मकान अपना बुक किया था। मेरे ख्याल से हम 100 पहले जो मकान खरीदार थे उनमें से हम हैं, और हमने 2019 नवंबर में इसका पोजीशन लिया था। बिल्डर की तरफ से काम किए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यदि हम माने तो मूलभूत सुविधाएं, जैसे यशपाल साहब ने बोला, मेन है रोड, दूसरा है सिक्योरिटी। बहू बेटियां पटौदी चौक से यहाँ पे आने से 7 बजे के बाद में वो लगता नहीं कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं। शाम को एम्बुलेंस की सुविधाएं, अभी 1-2 आसपास में हॉस्पिटल्स खुले हैं, लेकिन ये पता नहीं है, खासकर जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं वो, आप इन सभी जो इस एरिया में मैक्सिमम लोगों के पास 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स की, क्योंकि लोगों की अर्निंग आप लगा लो कोविड में काफ़ी कम हुई है। मीडियम क्लास फैमिली हैं और अर्निंग कोरोना का भी चला है। करेक्ट। तो उसमें सभी के पास 4 व्हीलर नहीं है। तो मूलभूत सुविधाएं जैसे मेडिकल सुविधाएं, इस आसपास में कोई डिस्पेंसरी इतनी नहीं है कि आसपास में एक डिस्पेंसरी है वो रात में नहीं खुलती है, तो जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। सिक्योरिटी का ये पता नहीं है कि घर में पापा गए हैं या मम्मी गई है, शाम को घर वापस आ भी पाएगी कि नहीं। तो वो ये चीज़ें हैं। जो रोड हैं, आप जाके देखिए, पटौदी चौक से इस साइड में आते हो आप बसई रोड की तरफ से, आपको ये हमारे को ये पता नहीं कि वापस आ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। 2 व्हीलर का तो बहुत ही बुरी हालत है। सुरक्षा का मुद्दा आपने उठाया। आप एक महिला के रूप में क्या महसूस करती हैं? वो कौन सी ऐसी खामियां हैं जो प्रशासन को दुरुस्त तत्काल करने की आवश्यकता है, खासकर महिला सुरक्षा को लेकर, जैसा कि भाई साहब ने ये सवाल उठाया? इसमें क्या है कि हमारे आसपास कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, ठीक है। मेन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक लेडी को कुछ इमरजेंसी कुछ अगर बाहर जाना हो तो वो नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है। ऊपर से यहाँ पे ये स्लम एरिया की तरह झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत सारी हैं, भैंसों के तबेले हैं। तो यह हमारी मतलब सोसाइटी है। सोसाइटी के नियर बाय ही यहाँ पे आप देखेंगे तो वो बने हुए हैं, ठेके वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पे लोग रात को गाड़ियों में ड्रिंक करना, घूमना, लाउड म्यूज़िक चलाना, तो मतलब सुविधा क्या, एक लेडी कैसे सेफ होगी यहाँ पे जब लाइट नहीं है? वो अकेले किसी चीज़ के लिए, इमरजेंसी किसी मेडिसिन के लिए भी नहीं जा सकती है। तो आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधा मिल रही है। मैं 3 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मतलब बद से बदतर ही चीज़ें हुई हैं, रोड के हाल बुरे हो गए हैं। स्ट्रीट लाइट आज तक 3 साल में नहीं डेवलप हुई है। जहाँ हम रह रहे हैं, हम तो सोचते हैं बहुत अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं। आसपास वो जैसा कि उन्होंने बताया, भैंस के बड़े बड़े तबेले बने हैं, बिल्कुल सोसाइटी से टच हमारे। वहाँ पे हमने पूरी कोशिश करी कि थोड़ा सा उसको क्लियर किया जाए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। एमसीजी में कोई सुनवाई नहीं होती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। मगर ये वायदे तो बिल्डर करता है। जब आप फ्लैट खरीदते हैं, जब भी आप बुकिंग करते हैं, बिल्डर ये वायदे करता है कि बेसिक एमिनिटीज़ हम आपको डेवलप करके देंगे। ठीक है, इन हाउस जो उन्होंने आपको सुविधाएं दी, सब कुछ की, मगर इसकी कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी तो फिर तो आप जहाँ के तहाँ बिल्कुल गांव से भी बदतर स्थिति में है। कम से कम गांव में डिस्पोजल की व्यवस्था उस प्रकार की तो है, पंचायत है जहाँ आप सीधा बात करते हैं और आपको उसका रिस्पांस मिलता है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, ये जो कम्युनिकेशन गैप है? सर, मैं तो ये प्रशासन और बिल्डर दोनों की मिलीभगत मानूंगा। जब भी कोई बिल्डर ओसी डेवलप करता है तो उसको 7 तरह की एनओसी देनी पड़ती है। बट अब, और ये 2 या 4 दिन की बात नहीं है, अभी 3 साल हो गए हैं। अगर बिल्डर अपनी मनमानी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है,
आपका सीवर लाइन नहीं दे रहा है, इसके अलावा कचरे का फैसिलिटी नहीं है। अगर आप फेज़ 2 में जाओगे, कचरा बेसमेंट में डाला हुआ है उन्होंने, तो कोई लॉजिक नहीं है वो कहाँ डालेगा। जनरेटर 12-12 घंटे चलते हैं यहाँ पर, डीजल जनरेटर बैन है, अभी फिर भी 12-12 डीजल चलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कोई लॉजिक नहीं है, ना तो बिल्डर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाते हैं, वो कहते हैं बिल्डर से बात करो। आपकी कौन सी सोसाइटी है? सर हमारा ओवर होम फेज़ 2। अगर हम वहाँ पर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिल्डर से बात करो। बिल्डर वहाँ पर आके राजी नहीं है, ना कोई इसको डांट पड़ रही है, ना कुछ पड़ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या माने? इसका मतलब यही है कि दोनों का जब तक चलते रहो, एक टाइम के बाद बिल्डर निकल जाएगा, बाकी सारे फेस हमें ही करना पड़ेगा सारा कुछ। लोग अपने हाल पर जीने को मजबूर हैं। जैसा कि महिला प्रतिनिधि ने सवाल किया, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज देश में आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री या दूसरी पार्टी के लोग भी महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ बन चुका है। तो इसको लेकर, क्योंकि 10,000 फैमिली जिस इलाके में रह रही है, ठीक है नगर निगम की सीमा या वार्डबंदी नहीं हुई है वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप इस देश के या इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस शहर के आप नागरिक हैं, ऑथराइज नागरिक हैं और आप यहाँ रह रहे हैं, आपने डेवलपमेंट चार्ज दिया, आप वो सारी चीज़ें सारे टैक्स आप पे कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब तरह के टैक्सेस पे करते हैं। क्या कभी पुलिस अथॉरिटी के साथ यहाँ की सोसाइटीज़ की RWA की कभी कोई ऐसी मीटिंग हुई कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, जिन दिक्कतों का सामना पुलिस आपके साथ मिलकर करेगी या पुलिस उसको दुरुस्त करेगी, कभी बैठक हुई? सर ये मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि रेखा जी ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा कि महिला यहाँ पे जो रहने वाली हैं आसपास के, इधर ही नहीं सोसाइटी आसपास के इलाके में भी बड़ा असुरक्षित महसूस करती है। उसका मेन कारण है कि पहले तो यहाँ पे कोई पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि कायदे से अगर जब इतनी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ इतने निवासी हैं तो यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। जब अंधेरा है तो वो अपने आप में एक किसी भी क्राइम को एक क्राइम स्पॉट, बिल्कुल वो आकर्षित करता है अपराध क्राइम को। तो प्रशासन को चाहिए कि सर जब इतने साल हो गए लोगों को पोजीशन लिए हुए और यहाँ पे इतनी संख्या में लोग रह रहे हैं, तो इन बारे में भी वो गौर करे और जो भी बेस्ट सुविधाएं हो सकती हैं वो मुहैया कराएं पब्लिक को, क्योंकि हम लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी, अपने खून पसीने की कमाई जो हम यहाँ दे चुके हैं, तो उस हिसाब से हमें सुविधाएं नहीं है प्राप्त। और महिला क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, सड़क पे अगर कोई बुजुर्ग निकलना भी चाहे तो इतने खड्डे हो चुके हैं और इतना बुरा हाल है कि वो नहीं लगता कि वो सेफली अपने घर भी पहुँच पाएँ। तो ये सतवीर जी, आप बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं और लगातार आप संघर्ष करते रहते हैं यहाँ की जनता की दृष्टि से। कभी पुलिस अथॉरिटी के साथ आपकी बैठक हुई यहाँ इस इलाके की सुरक्षा को लेकर? सर पुलिस अथॉरिटी से ऐसा स्पेशल तो कोई मीटिंग नहीं हुआ है, लेकिन जब भी हमें कोई समस्या आई है किसी इशू के ऊपर तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, तो नॉर्मली वो आते हैं और शाम को कभी कभी यहाँ पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ भी घूमती हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ के MCG के कमिश्नर हैं, मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ कि वो आए या मेरे को बुलाएं, सामने बैठाएं और मेरे साथ डिबेट करें, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं उसमें 100% MCG डिपार्टमेंट, हुडा डिपार्टमेंट फेल है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा ये कहूँगा कि MCG के जो अधिकारी सोए पड़े हैं अनकाउंटेड भोजन खा करके, वो आपके टीवी के, आपके चैनल के माध्यम से वो जग जाएं और हमें थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन सवाल है, इसी शहर में अभी 2 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने छापा मारा नगर निगम के दफ्तर में, वो भी रात्रि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। एक तो उसका औचित्य क्या, आप लोगों को क्या लगा कि क्या वाकई मुख्यमंत्री गंभीर हैं यहाँ की जनता को सुविधाएं पहुँचाने के लिए? और दूसरी बात ये, सफाई के मुद्दे को लेकर उन्होंने वहाँ छापा मारा था, तो आप क्या रिएक्शन है इस मामले को लेकर? सर देखिए, छापा आप मार सकते हो, कभी भी कहीं भी जा सकते हो, मगर उस पर एक्शन कब लिया जाए और कैसे लिया जाए, मेन मुद्दा वो है। उन्होंने कहा कि 13 गाड़ियां इस शहर के लिए सफाई के लिए पूरी रात लगी रहती है, सड़कों पर निकलती है प्रतिदिन और वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। सुबह उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। क्या आपके इलाके में सफाई की व्यवस्था, कभी आपने नगर निगम की मशीन को आपने कभी, अब जो मेन सड़क है आपकी कनेक्टिविटी, क्या उस पर भी कभी आपने देखी? सर हमने कभी नहीं देखी। आप सफाई के मामले में देखो, आप रोड पे जा सकते हो, इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतने पन्नियाँ, पॉलीथीन, डस्ट इतनी बिखरी हुई है कि वो लोग अगर बिना हेलमेट या बिना शीशे लगाए अगर चल रहे हैं ना, तो सारी गाड़ियों में धूल आएगी या उनकी आंखों में जाएगी। पोल्यूशन के नाम से ये पोल्यूशन का बढ़ावा ही है। अगर यहाँ पे सफाई नहीं है तो ये पोल्यूशन ही है।
वैसे पॉल्यूशन के नाम पे जी हमने कंस्ट्रक्शन बंद कर दी है, हमने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी है, हमने जनसेट बंद कर दिए। मेन तो उस पर ध्यान दिया जाए तो पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। आपका ये विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बादशाहपुर। बादशाहपुर है। और बादशाहपुर में निर्दलीय विधायक हैं और अभी सत्ताधारी पार्टी के साथ वो उनको सहयोग कर रहे हैं सत्ता में। कभी उनके साथ आपकी बैठक हुई? सर कई बार कोशिश करी बात करने की, उनको मीटिंग करने की, उनके बुलाने की, मगर उनको इलेक्शन के बाद कोई इधर वो दिखाई भी नहीं दिया हमारे को। और शायद जब तक इलेक्शन नहीं आएगा अगला वो शायद नाम ही दिखाई दें। मतलब कोई चिंता नहीं है। बादशाहपुर के विधायक तो लगातार मीडिया में बने रहते हैं और हमेशा कहते हैं मैं हमेशा आम लोगों के बीच में रहता हूं और समस्याओं का निराकरण करता हूं। तो इस समस्या को लेकर सतवीर जी कभी आपकी विधायक से कभी बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर? सर एक बार उन्होंने बुलाया था हमारे को, सभी RWS की मीटिंग हुई थी तकरीबन 2 साल पहले जब वो नए नए विधायक बने थे। तो उस टाइम पर हमने अपनी समस्याएं रखी थी, लेकिन ग्राउंड पे कोई चीज़ नहीं उतारी गई, खाली बातों में रह गई। उन्होंने क्या कहा? क्योंकि ये आपका जुरिडिक्शन का जो एक डिस्प्यूट, जैसा मैं समझ रहा हूँ एक पत्रकार के रूप में, कि ये जुरिडिक्शन का मुद्दा है। हुडा के जुरिडिक्शन में है आपका इलाका या फिर ये शिफ्ट कर दिया? क्योंकि उन्होंने तो ऑलमोस्ट जितने सेक्टर्स थे जो भी हुडा के पास थे वो उन्होंने MCG को रेफर कर दिए, उनको शिफ्ट कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। तो ऐसे में और MCG भी करने को तैयार अगर नहीं है, आपने ये बात एक तरफ कही कि पुलिस को अगर आप फ़ोन करते हैं तो वो यहाँ आते हैं। अगर एक पुलिस अथॉरिटी के लिए जुरिडिक्शन का डिस्प्यूट नहीं है तो फिर नगर निगम अथॉरिटी को भी अगर आप फ़ोन करेंगे तो बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए तो उनके लोगों को, उनके एजेंसीज़ को यहाँ आना चाहिए था। सर हमने नगर निगम में भी अप्रोच किया है और हुड्डा डिपार्टमेंट में भी अप्रोच किया है। फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, करेंगे, लेकिन वही बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैदान पर जीरो आउटपुट है सर। लेकिन जब विधायक से बातचीत आपकी होती है, इस जुरिडिक्शन का मुद्दा आपने उठाया? सर विधायक जी से डायरेक्टली इस मैटर पर हमारी उसके बाद बातचीत नहीं हुई है। जो 2 साल पहले मीटिंग में हम गए थे, जो बातचीत हुई थी, और 1-2 बार फ़ोन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके PA हमें टाल मटोल करके साइड में कर दिया गया। अच्छा, तो मतलब विधायक की ओर से खुद इस प्रकार का इनिशिएटिव स्वतः संज्ञान लेने की बात नहीं आई? जी नहीं आई इस तरह का। दूसरा, एक और जनप्रतिनिधि होते हैं जो लोकल लेवल पर, जैसे वार्ड है उसके पार्षद होते हैं। क्योंकि अभी तक आपका जो इलाका है ये तय नहीं है कि किस वार्ड में है, लेकिन साथ लगता हुआ वार्ड जो वार्ड नंबर 13 है, कभी उस इलाके के पार्षद ने आपकी सुध ली? सर मैं खुद अप्रोच किया हूं श्री ब्रह्म यादव जी के पास में, जो वार्ड 13 के वार्ड पार्षद हैं और नगर निगम के चेयरमैन हैं। उनसे हमें 1-2 बार सुविधाएं भी मिली हैं। जैसे हमारे पार्क के अंदर बेंच रखे हैं वो श्री ब्रह्म यादव जी ने भिजवाए हैं, लेकिन हमारा जो एरिया है वो प्रीसिमन के हिसाब से क्लियर नहीं है। हम 13 वार्ड में आते हैं, किसी और में आते हैं। हम एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, गाडोली गांव और हमारा 37C। तो अभी जब भी नया प्रीसिमन होगा सरकार उसको हमको किस में डालेगी। पर मैं एक बात कहूँगा, ब्रह्म यादव जी से हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला है और उसने 1-2 बार हमें बेंच भी दिलाए हैं। और कुछ नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी अभी रोड के ऊपर आने लगे हैं, कोई 2 महीने से। उससे पहले नहीं आते थे। और मैं खुद कम से कम 10 बार ब्रह्म जी के पास गया हूँ। ब्रह्म जी का जो रवैया है वो हमारे लिए कुल मिला के काफ़ी कोऑपरेटिव है, पॉजिटिव है। लेकिन क्या उनकी मध्यस्थता में, क्योंकि एक पार्षद की ये भी भूमिका होती है, अगर जुरिडिक्शन का मुद्दा है और अगर अथॉरिटीज़ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनकी ओर से भी मध्यस्थता कराकर अधिकारियों के साथ बैठक RWA की करानी चाहिए और बिल्डर की करानी चाहिए। इस दिशा में कोई कदम कभी आपको सुनने को मिला और इस तरह की मध्यस्थता वाली कोई ऐसी बैठक हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जी हमारे को सुनने कि बिल्डर या MCG या हुड्डा के साथ कोई मीटिंग हुई हो। अगर बात बाय द वे कभी कोई होती मीटिंग तो उसके लिए हमें भी इनवाइट करना चाहिए था उनको, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि कोई भी सफाई की यहाँ व्यवस्था नहीं है। जैसे कि अभी हमारे CM साहब मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आए थे 30 तारीख को। तो 30 तारीख को आने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा गया कि भी हम 13 गाड़ियाँ यहाँ पर छोड़ रहेंगे कि सफाई होगी, जो झोपड़पट्टियाँ अनऑथराइज पड़ी हुई हैं उनको देखा जाएगा, उनको हटाया जाएगा यहाँ से। लेकिन मेरे को ये लगता है कि 37A, 37B, 37C का अभी तक कोई भी विस्तार नहीं हो रहा हैगा। 3 साल से जैसे का तैसे थस का थस पड़ा हुआ है। अगर मेरी ये कोई बात CM मनोहर लाल जी के पास पहुंचती है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुद एक बार यहाँ आके देखे कि MCG का कोई भी आदमी हमारे पास नहीं आता गाड़ी लेके। और उन्होंने बोला है कि मैंने पहले 8 गाड़ियाँ थी, अब मैंने 13 गाड़ियाँ कर दी हैंगी, दिन रात शहर के अंदर घूम रही हैंगी।
हमारे जो स्कूटर पे लोग चलते हैं या मोटरसाइकिल पे चलते हैं या गाड़ियों पे चलते हैं, उनके लिए तो सब सुविधा को एक तरफ ताक पे रख के उनके चालान भी किए जाते हैं सड़कों के लिए। उनके लिए बहुत सारी मतलब ऐसी मतलब पुलिस अगर जा रही है तो पुलिस हमारे को पकड़ के कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, लेकिन ये नहीं देखती कि उनकी कितनी गलतियां हैं। सड़क टूटी पड़ी है तो पड़ी है, कोई बंदा गिर रहा है तो गिर रहा है, रेड लाइट नहीं है तो नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस तरह के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर भी उछलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार का मुद्दा कई बार आया है और अदालतों ने ये कहा है कि अगर आप सुविधाएं आप उनसे टैक्स लेते हैं तो आपको सड़क भी उसी अनुरूप और उसी क्वालिटी की बनाकर आपको देनी होगी, अदरवाइज उसकी जो रिकवरी है या कोई ऐसा चीज़ डैमेज चार्ज भी आपको उनको देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात सही कह रहे हैं और ये सही इशू है। मगर करोड़ों खर्च करने के बाद भी यहाँ के लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है, यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। और दिक्कत ये है कि जो यहाँ ये इलाका गुरुग्राम है, ये अंतर्राष्ट्रीय शहर कहा जाता है सतवीर जी। और जब भी यहाँ ज़मीन बिकने की, फ्लैट और मकान बिकने की बात होती है तो यहाँ के राजनेता और मंत्री सरकारी और गैर सरकारी मंचों से लगातार ये बोलते हैं कि गुरुग्राम में ज़मीन तो न्यूयॉर्क से ज़्यादा महंगी है। आपको लगता है कि आप न्यूयॉर्क से ज़्यादा महंगी शहर में रह रहे हैं? सर ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। जो गुरुग्राम शहर के जो कलेक्टर रेट हैं वो न्यूयॉर्क जैसे हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पे मैं खाली 37C की बात नहीं कर रहा, आप पूरे गुरुग्राम का अगर टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो पूरा हरियाणा स्टेट एक तरफ है और पूरा गुरुग्राम शहर एक तरफ है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कितने भी महंगे से महंगे सेक्टर में जाइए आप, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं है। और 37C का तो इतना बुरा हाल है कि इससे 37C से तो कोई भी एक गांव खेड़ा भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वहाँ जाओगे गांव खेड़े के अंदर, वहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं, उज्ज्वला योजना के तहत हर जगह हर कॉर्नर के अंदर। मैं चरखी दादरी ज़िले से बिलोंग करता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरे गांव में चलिए, मैं दिखाऊंगा वहाँ कितनी मूलभूत सुविधाएं हैं। और यहाँ 37C सेक्टर जो गुरुग्राम का है, वहाँ पर यहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, लोग गिरे जा रहे हैं और हर चीज़ का बुरा हाल है। बरसाती नाला नहीं है, यहाँ पर MCG की तरफ से कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई है, खाली डेवलपमेंट चार्ज ले लिया गया है बिल्डरों से। और सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपसे EDC चार्ज किया गया, डेवलपमेंट चार्ज आपसे लिया गया, तो उसके एवज में उसका बेसिक जो उसका थॉट यही है कि आपको उससे पहले डेवलपमेंट लिया तो उससे पहले डेवलपमेंट करके ही आपको इस इलाके में तब आपको ऑक्युपाई करने दिया जाए। ये बिल्कुल सही बात है। मगर आप ये देखिए, इस इलाके में ठीक है पार्षद नहीं है, मानी जा सकती है, वार्डबंदी नहीं हुई है, विधायक हैं वहाँ लैकिंग है, उनसे आपको रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आज तक कभी इस इलाके की इस 10,000 फैमिली अगर है तो 10,000 फैमिली का अगर आप 2 टाइम्स भी इसको मल्टीप्लाई करें तो कम से कम 20,000 यानी 20,000 वोटर्स यहाँ इस इलाके में रह रहे हैं बादशाहपुर क्षेत्र के, और वो लगातार दावे ठोकते हैं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। ठीक, लेकिन उससे बड़ा भी जनप्रतिनिधि इस शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो होते हैं सांसद लोकसभा। गुरुग्राम बहुत फेमस है, देश की राजधानी से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर ये शहर है और आप इस तरह से ऐसा लगता है कि दुनिया से कटे हुए हैं। कभी सांसद महोदय के दरबार में आप लोग गए? सर हम पहले कई बार कोशिश की अपनी बात उन तक पहुंचाने की, तो हमारे जो भी मुद्दे थे आज तक ना तो उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस है और हमारा जो भी मुद्दे हैं ज्यों के त्यों बने हुए हैं और हमें किसी भी समस्या का निवारण नहीं मिल पाया है जो कि मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, यहाँ सांसद हैं और लगातार यहाँ की जनता उनको अपने सिर आंखों पर बैठाकर दिल्ली संसद पहुँचाती रहती है, लेकिन कभी उनकी ओर से कभी इस इलाके का ख्याल कभी लिया गया, कभी सुध ली गई, कभी कोई ऐसे या उनके कोई प्रतिनिधि कभी आए हों, उन्होंने कोई आश्वासन कभी आपको दिया हो? नहीं सर, ना तो उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि, ना वो खुद कभी पिछले 2-3 साल में हम जबकि अपनी समस्याएं निरंतर पहुंचाने की पूरी कोशिश रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमसे बैठ के कभी विचार विमर्श किया हो या बात किया हो या हमें कोई आश्वासन भी दिया हो कि इन फ्यूचर ये हो जाएंगे। होना तो दूर की बात है। तो हम तो निरंतर ही इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम 10,000 फैमिली, तो ये समस्या हमारी अभी तक हल नहीं हुई है उनकी तरफ से। मगर देखिए, जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, उन पर
मंत्रालय की भी जिम्मेदारी होती है, मगर क्योंकि वो यहाँ के सांसद भी हैं और मासिक तौर पर जो डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ के, उसकी मॉनिटरिंग का उनके पास पावर है, वो चेयरमैन है उस कमेटी के, और चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर फिजिकली आकर के अधिकारियों से बैठक करते हैं और ईच एंड एवरी पॉइंट्स, हर प्लानिंग की जो मॉनिटरिंग है वो करते हैं और उसके व्हाट अबाउट सारी चीज़ें वो पूछते हैं कि कहाँ है, क्या है, इसको आगे बढ़ाओ, कैसे करो, किस तरह की बातें करो। क्या क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप जैसे लोगों का भी ख्याल करें और इस इलाके को भी अपने उस प्लानिंग में शामिल करें? सतवीर जी बताएंगे आपको। जी 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 सर, बिल्कुल उनकी जिम्मेवारी बनती है और वो जनप्रतिनिधि हमारे जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है गुरुग्राम शहर की तरफ से, वो वहाँ पर जा कर के गुरुग्राम के जितनी समस्याएं हैं उनका हक बनता है वहाँ पे रखें और हमारी समस्याओं को सुन के उनका समाधान करना उच्च स्तर के ऊपर उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन यहाँ पे एमएलए एमपी नाम के लिए हमारे लिए हैं, बाकी हमें आज तक उनके दर्शन नहीं हुए इलेक्शन के बाद में। मैं एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं डिफेंस से रिटायर्ड आदमी हूँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जो बात कहूँगा एकदम स्पष्ट कहूँगा। श्री ब्रह्म यादव जी जो यहाँ के 13 के वार्ड पार्षद हैं, वो यहाँ सक्रिय हैं, वो होनेस्टी से अपना काम करते हैं। एक बार हमने सोसाइटी में बुलाए भी हैं और एक दो समस्याएं उन्होंने जो उनके लेवल में थी उन्होंने उसको सॉर्ट आउट भी किया है और हम उनसे बड़े खुश हैं। चलिए चर्चा को थोड़ा अब यहीं विराम देते हुए, काफ़ी समय हो गया, बहुत सारे इश्यूज आप सभी लोगों ने उठाए हैं। हमने बात की पार्षदों की भूमिका, सांसदों की और विधायकों की भूमिका को लेकर भी। आप सभी लोग एक तरह से निराशा में जी रहे हैं यहाँ, और गवर्नमेंट एजेंसी की बात है। लेकिन नगर निगम का चुनाव आना है आने वाले समय में, और ये स्वाभाविक है कि आपके इलाके को आप चाहें और न चाहें तब भी वार्ड बंदी होगी और आप लोग किसी न किसी वार्ड में एसोसिएट और इंक्लूड किए जाएंगे अवश्य। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एट द एंड ऑफ दिस 5th ईयर आप नगर निगम के कामकाज को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या नंबर देंगे आप? सर, मैं नगर निगम के काम से बिल्कुल खुश नहीं हूं। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी को बिल्कुल नहीं समझते हैं और मैं 100 में से 10 नंबर भी अगर मेरे से कोई पूछे तो नगर निगम को नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ भी है यहाँ, मेयर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, पूरे शहर की जिम्मेदारी है। ठीक है, पार्षद नहीं है, मगर मेयर की तो पूरी जिम्मेदारी है। कभी आपको दर्शन उनका हुआ? जी नहीं, कभी नहीं। इस एरिया में मैंने कभी मेयर को देखा ही नहीं देखा आपने? जी नहीं। आपने कभी मेयर को देखा अपने इस इलाके में? नहीं सर, यहाँ पे एमसी जी या मेयर की तरफ से कभी कोई दौरा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं है कि वो जानकारी से उनको जानकारी नहीं है, जानकारियाँ जाती हैं, लेकिन इस एरिया की तरफ वो नज़रअंदाजी है, तो वो नहीं आया हमारे लिए। और तो नगर निगम के कामकाज को क्या नंबर आप दे रहे हैं? सर, नगर निगम का कामकाज तो सर दिख ही रहा है, सड़कों पे हालत, और वो तो आप अपने मुंह से क्या कहें, लेकिन कामकाज ना के बराबर है। ना के बराबर, मतलब हम इसको कोई नंबर ना ही दें तो अच्छा, नंबर की भी तौहीन होगी। महिला प्रतिनिधि हैं आप और मेयर महिला है। मेयर महिला है, लेकिन हमने कभी आज तक देखा नहीं, कभी उनको यहाँ पे नहीं देखा आपने? कभी भी उनकी नहीं। सक्रियता इस इलाके के लिए बिल्कुल नगण्य है। नहीं। ओके, मेयर को कभी देखा नहीं सर, आपने? नहीं देखा। आपको उनसे कुछ उम्मीद थी? सर, उम्मीद तो है, बट अभी तो उम्मीद सारी मतलब ना उम्मीद हो। नगर निगम के कामकाज पर क्या क्या नंबर है आपका? सर, सेम जैसे सतवीर योगेंद्र ने बताया कि 0 नंबर है हमारी तरफ। पूरी तरह निराशा, बिल्कुल। मेयर को कभी देखा आपने इस इलाके में गाहे बगाहे कभी जाते हुए, कोई किसी दुकान का फीता काटते, किसी ऑफिस का फीता काटते हुए? नहीं सर, मेरे को मैं भी एक डिफेंस से रिटायर्ड अफसर हूँ और मेरे को लास्ट 13 साल से मैं गुरुग्राम में रह रहा हूँ। इस एरिया में मेयर तो छोड़िए, कोई भी अधिकारी, हम बीजेपी के गवर्नमेंट को देखते हुए 7-8 साल हो गए, उन्होंने काफ़ी नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे काम किए हैं। बट जो एरिया गुरुग्राम 2 भागों में बटा हुआ है, आप समझ रहे हो, एक तो डीएलएफ वाला एरिया, एक ये साइड वाला एरिया। तो जो डीएलएफ एरिया है वो काफ़ी अच्छा चमका हुआ है, और जो ये एरिया है इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। आपने पूछा था पहले सवाल की स्मार्ट सिटी की मेन मूलभूत सुविधाएँ 6-7 होती हैं। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। इनमें आप देखिए इनमें आप सभी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें मिसिंग है यहाँ से, और ये सभी इसलिए मिसिंग है कि यहाँ पे उनको कोई भी वोटिंग की राजनीति हो गई है।
आज के दिन यदि विद साहब आते हैं, विद साहब के काफ़ी हमने लाइव इंटरव्यू भी देखे हैं, विद साहब के काफ़ी वीडियो भी प्रचलित होते हैं, विद साहब जाते हैं वहाँ पे सस्पेंड भी कर देते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी सुविधाएं देने की कोशिश की है पब्लिक को। लेकिन जो हमारे कर्मचारी इतने ढीठ हो चुके हैं कि वो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से बायोमेट्रिक्स का भी कोई न कोई उपाय निकाल लिया होगा। मैं लास्ट 5-6 साल से देख रहा हूँ कि बायोमेट्रिक्स आज इवन स्कूल में, टीचर में, प्राइमरी में भी लगा दिए गए हैं। बट मेरे हिसाब से हम इतने स्मार्ट हैं भारतीय लोग कि कोई न कोई समाधान निकाल लिया होगा बायोमेट्रिक्स का भी। ठीक बात है। हैकिंग करने में अभी इंडिया सुपर है। नगर निगम के कामकाज को क्या नंबर आप देते हैं? सर देखिए, नगर निगम से हमें बड़ी शिकायतें हैं। मेयर तो हमने आज तक देखा नहीं है कि हम आगे सामने खड़ी हो जाएगी। मैं मेयर हूँ तो पहचानते नहीं है। पहली बात तो बात करें ब्रह्म यादव की, ब्रह्म यादव से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है और मिलती रहेंगी। हम तो ये कहते हैं कि ब्रह्म यादव को ही हमारा वार्ड दे दिया जाए तो शायद थोड़ा बहुत उद्धार हो जाए। बिल्कुल ठीक बात। कभी आपने मेयर देखा इस इलाके में? इस इलाके में कुछ काम ही नहीं किए तो क्या देखे उनको, कभी दिखाई दिए ही नहीं हो, कभी नहीं कोई। और नगर निगम का जो कामकाज है उसके प्रति कुछ इधर इस एरिया में कुछ है ही नहीं, काम क्या देखें। रोड के भैया स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, क्या। मेयर की भूमिका को कैसे देखा आपने इस 5 साल में? मेयर को हमने तो देखा ही नहीं, हम तो जानते नहीं मेयर कौन है, तो क्या देखेंगे। क्या उसकी जिम्मेदारी बनती थी इस इलाके के लोगों का ख्याल करना? सारी जिम्मेवारी बनती है, जी मेयर है तो सारी जिम्मेवारी होती है। यहाँ कोई काम है ही नहीं, क्योंकि पूरे शहरी जो क्षेत्र है उसकी प्लानिंग की पूरी जिम्मेदारी, और रोज़ हर महीने बैठक होती है, हर 15 दिन पे बैठक होती है और सारी प्लानिंग उनकी कलम से पारित होती है, चाहे अधिकारी कोई भी हों। तो इसका मतलब है कि ये इलाका उनकी कलम में अब तक शामिल नहीं हुआ। हाँ, ऐसे ही लगता है कि शायद ये इलाका उनकी कलम में नहीं है। उनका मेयर साहब तो छा गया आज तक। तो हम ये समझते हैं कि शायद ये हम लोग बिल्कुल शहर गांव से भी दूर बैठे हुए हैं, कहीं बिल्कुल कट ऑफ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मतलब ये निराशा का जो वातावरण है उसका कारण, एक बड़ा कारण, क्योंकि लोकल अथॉरिटी जो है अर्बन एरिया है और अर्बन लोकल बॉडी जो हैं उसके जो प्रमुख हैं वो मेयर साहिबा हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। आप उनकी भूमिका को कैसे देख रहे हैं? सर मुझे यहाँ रहते हुए अब टोटल मिला के 3 साल होने वाले हैंगे, और 3 साल के अंदर मेयर तो क्या जी, मैंने कभी नगर निगम का आदमी भी नहीं देखा यहाँ पर। और अगर हम जाते भी हैंगे ना तो ब्रह्म यादव जी जो है हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैंगे, अदरवाइज और कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। मैं डीटीपी के पास भी गया यहाँ पर से, और डीटीपी के साथ पर्सनल भी मिला हूँ मैंने उनको अपनी यहाँ की सब अवगत कराया उनको यहाँ से। लेकिन यहाँ कभी भी कोई मतलब सफाई के लिए या कोई झोपड़पट्टी के लिए कोई कर्मचारी नहीं आता यहाँ पर। बहरहाल इसी नोट्स के साथ, क्योंकि यहाँ निराशा का घोर वातावरण फैला हुआ है और जिस तरह की बातचीत सभी RWA के और यहाँ के स्थानीय निवासियों से बातचीत हुई और जो लबोलुआब सामने आया है, यानी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका भी नज़र इस तरफ, उनकी नज़र भी यहाँ नहीं है, और जो लोकल बॉडीज़ की हेड हैं मेयर साहिबा, उनका भी बिल्कुल कभी कदम इस ओर नहीं आया, और ना ही गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने कभी पेन लिया कि इस इलाके में 10,000 फैमिलीज़ रह रही हैं, लगभग 40,000 लोग अगर 1/4 करें तो 40,000 लोगों का लुक आफ्टर बिल्कुल करने को कोई तैयार नहीं है। ये हालात है इस शहर में, जिसको कि स्मार्ट सिटी के तौर पर लगातार प्रपोज किया जाता रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कई बार कहे हैं। और यहाँ यही कारण है कि इन्हीं समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से एक कंपोजिट प्लानिंग हो, सभी गवर्नमेंट एजेंसियों के बीच में तालमेल हो, जिससे कि लोगों को उसका खामियाजा न भुगतना पड़े। इसके लिए ही GMDA का गठन यहाँ किया था, और यहाँ के सांसद महोदय राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लगातार इसकी बैटिंग की थी क्योंकि यहाँ GMDA का गठन किया जाए, और अल्टीमेटली GMDA का गठन हुआ। लेकिन GMDA के गठन के बाद भी हालात यहाँ अभी तक सुधरे नहीं हैं, बल्कि बदतर हुए हैं इस इलाके की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो। बहरहाल आज इतना ही, और सेक्टर 37C के लोगों का हाल हमने जाना, और अब अंत में आप सभी से मेरी अपील है कि जनहित के मुद्दों को अगर आप लगातार हमसे उजागर करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक आप फॉरवर्ड शेयर करें, जिससे यहाँ की जन समस्या का निदान माकूल तरीके से हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप